सर आज हम अध्ययन करेंगे प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति से क्या अभिप्राय है? प्रकृति द्वारा अपने आप किसी क्षेत्र में उगने वाली सभी प्रकार के पेड़ पौधे, उनको हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। ठीक है। जिन क्षेत्रों में मानव का हस्तक्षेप नहीं हुआ हो, जो वनस्पति मानव के द्वारा न उगाई जाती हो, हम उसको क्या कहते हैं? प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। ठीक है। इसमें क्या आते हैं? वन आते हैं। और दूसरा क्या होता है? जब मानव हस्तक्षेप करता है, मानव चीज़ों को बनाता है, तो क्या कहलाता है? वो बाग कहलाता है, या उसको हम क्या कहते हैं? उपवन कहते हैं। ठीक है। प्रकृति के द्वारा जो पेड़ पौधे उगे, अपने आप बड़े, मानव का हस्तक्षेप नहीं रहा, वो प्राकृतिक वनस्पति है और हम उनको वन कहते हैं। और जिन क्षेत्रों के अंदर क्या आता है भाई? मानव ने हस्तक्षेप किया, मानव ने प्राकृतिक उगाई, वो क्या कहलाएंगे? बाग कहलाएंगे, या उनको हम क्या कहते हैं? उपवन कहते हैं। ठीक है। और ये क्या है भाई? प्राकृतिक जो वनस्पति है ये किस पर आधारित होती है? प्राकृतिक वनस्पति मृदा, दूसरा वर्षा और जलवायु, और स्थलाकृति, ये सबसे ज़्यादा इसको क्या करती है? प्रभावित करती है। जहाँ पर मृदा अच्छे क्वालिटी की है, वहाँ पर क्या होगा? वनस्पति भी अच्छी पाई जाती है। दूसरा, जहाँ वर्षा अधिक मात्रा में होती है, वहाँ पर वनस्पति अधिक संघन पाई जाती है। जहाँ पर जलवायु अच्छी है, वहाँ पर वनस्पति अच्छी पाई जाएगी। और जहाँ पर स्थलाकृति अच्छी अगर होगी, तो वहाँ पर भी क्या होगा भाई? वन या जो प्राकृतिक वनस्पति है वो क्या होगी? संघन मिलेगी और अच्छी प्रकार की मिलेगी। ठीक है। तो ये दूसरा, मानव जहाँ पर हस्तक्षेप करता है वो अक्षय वनस्पति कहलाती है। ठीक है। जहाँ पर मानव ने हस्तक्षेप किया, पेड़ पौधों को नुकसान पहुँचाया है, अपने प्रयोग से ज़्यादा उनका इस्तेमाल किया है, वो क्या कहलाएगी? अक्षय वनस्पति है। और जहाँ पर प्रकृति रूप से वनस्पति पाई जाएगी और जिसके अंदर कोई मानवीय हस्तक्षेप नहीं है, वो क्या होती है भाई? क्या कहलाती है? वो अक्षत वनस्पति कहलाती है। ठीक है। सिर्फ मानव का हस्तक्षेप नहीं है। दुनिया के अंदर बहुत से पार्ट है और भारत में बहुत से ऐसे स्थान है जहाँ पर मानव का हस्तक्षेप आज तक नहीं है। ठीक है ना। तो ये दो तरह की वनस्पति होती है, जिनमें कमी होती जाती है। वो अक्षय वनस्पति है, किसकी वजह से है? मानवीय वजह से है। और प्राकृतिक वजह से भी वनों में काफ़ी ह्रास पाया जाता है। जब कभी सूखा पड़ जाता है, ज़्यादा बरसात हो जाती है, बिजली गिरती है, या आग लग जाती है, या बाढ़ आ जाती है, तो भी प्राकृतिक वनस्पति को ह्रास होता है। ठीक है। तो भारत में पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पति की बात कर देंगे। हम इंडियन ज्योग्राफी स्टडी कर रहे हैं, तो इंडियन ज्योग्राफी के अंदर हम क्या स्टडी करते हैं? इंडिया में पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पति की बात करेंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर हम पूरे वर्ल्ड को लेकर चलते हैं, इंडियन ज्योग्राफी हम सिर्फ इंडिया को लेकर चलते हैं। तो इंडिया के अंदर प्राकृतिक वनस्पति की बात करें तो इसको मुख्य कितने भागों में? 8 भागों में बांटा गया। भारतीय प्राकृतिक वनस्पति को कितने? 8 भागों में बांटा गया है। जिस प्रकार मृदाओं को 8 भागों में बांटा गया, उसी प्रकार से प्राकृतिक वनस्पति को भी 8 भागों में बांटा गया। सबसे पहले कौन सी आती है हमारी? यहाँ पर आती है, कौन सा पार्ट है ये भारत का? पूर्वी हिमालय। पूर्वी हिमालय का एक पार्ट आता है। दूसरा पार्ट जो आता है वो क्या है? पश्चिमी हिमालय का पार्ट आता है। तीसरा जो पार्ट क्या आता है? पूर्वोत्तर। ये पूर्वोत्तर भाग आता है। उसके बाद चौथा पार्ट कौन सा आता है? मध्य गंगा का ये मैदान आता है। 5वें पार्ट में क्या लेते हैं हम? भारत की पश्चिमी वनस्पति लेते हैं। 6ठे पार्ट में क्या आता है हमारा? पूर्वी पार्ट आता है। 7वें पार्ट में हम क्या लेते हैं भाई? केरला तमिलनाडु का जो दक्षिणी पार्ट है इसको लेते हैं। और 8वें पार्ट में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है, इन दोनों को, क्योंकि ये द्वीप समूह है, द्वीप समूह की एक अलग प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो यहाँ पर वनस्पति का जो प्रकार है वो क्या है? अलग ही प्रकार का है। तो मुख्यतः कितने? 8 भागों में भारतीय प्राकृतिक वनस्पति को बांटा जाता है। तो सबसे पहले भारत की जो प्राकृतिक वनस्पति आती है, कौन सी आती है भी? उष्ण कटिबंधीय। कौन सी वनस्पति है? उष्ण कटिबंधीय।
अब उष्ण कटिबंधीय प्राकृतिक वनस्पति भारत में कहाँ पाई जाती है? जिन क्षेत्रों में उष्ण कटिबंधीय, उष्ण की बात कर रहे हैं तो मतलब गर्म प्रदेश है, ठीक है। तो उष्ण कटिबंधीय वनस्पति भारत के किन प्रदेशों में पाई जाती है? जिन क्षेत्रों में 200 से ज़्यादा सेंटीमीटर वर्षा होती है उन क्षेत्रों में उष्ण कटिबंधीय वनस्पति पाई जाती है। अब भारत के कुछ स्थान हैं जहाँ पर उष्ण कटिबंधीय वनस्पति पाई जाएगी, जहाँ पर वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होगी, क्योंकि हमने एक बात करी थी कि प्राकृतिक वनस्पति किसके द्वारा, किस आधार क्या है? वर्षा, जलवायु, स्थलाकृति, इसके आधार है। तो 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा वाले क्षेत्र कौन से हैं? भारत का पश्चिमी घाट और शिलोंग का जो पठार है, मेघालय का जो पठार है, यहाँ पर कौन सी वनस्पति पाई जाती है? उष्ण कटिबंधीय वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है। और इसके अंदर कौन कौन से, और साथ में इसके अंदर उष्ण कटिबंधीय वनस्पति अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी पाई जाती है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है भाई? सबसे ज़्यादा तापमान भी ज़्यादा है, वर्षा भी ज़्यादा है और आर्द्रता जो है वो भी ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। तो भारत के किन प्रदेशों में? पूर्वी जो हमारा ये उत्तरी मेघालय और साथ में कौन? पश्चिमी घाट, अंडमान और निकोबार के अंदर ये वनस्पति पाई जाती है। यहाँ पर कौन सी वनस्पति है? महोगनी यहाँ का प्रमुख पौधा है भाई। उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में महोगनी प्रमुख पौधा है और इनको एक नाम से जाना जाता है। उष्ण कटिबंधीय वनस्पति को किस नाम से जाना जाता है? शालोम। उष्ण कटिबंधीय वनस्पति को किस नाम से पुकारा जाता है? शालोम नाम से इसको जाना जाता है। यहाँ पर महोगनी है, रोजवुड है, आबरूस है, इस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं? सदाबहार वनस्पति है, इसको सदाबहार वनस्पति भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है। जहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होगी वहीं पर पेड़ पौधे क्या होंगे? सदाबहार होंगे। सदाबहार वो पेड़ पौधे होते हैं जो सदा ग्रीन रहते हैं, ठीक है, सदा हरित रहते हैं, सदाबहार वनस्पति कहलाती है। और दूसरा इसमें क्या आता है हमारा? उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। उष्ण कटिबंधीय है लेकिन क्या है? नंबर 2 पे उष्ण कटिबंधीय तो है लेकिन क्या है? आर्द्र पर्णपाती है। अब ये पर्णपाती वन क्या है? जो वृक्ष अपने पत्ते गिरा देते हैं, ठीक है, उनको क्या कहते हैं? पर्णपाती वन कहते हैं। उष्ण कटिबंधीय तो है, आर्द्रता भी है और साथ में क्या है? ये पर्णपाती वन पाए जाते हैं। कहाँ पर? जिन क्षेत्रों में 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा पाई जाती है उन प्रदेशों में हमारे कौन से? उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। और इसमें क्या होता है भाई? ये कहाँ पर? पूर्वी सह्याद्री और साथ में कौन कौन सा? पूर्वी सह्याद्री कुछ क्षेत्रों में, पूर्वी सह्याद्री है, कोरोमंडल तट है और शिवालिक की जो पहाड़ियाँ हैं, शिवालिक की पहाड़ियाँ जो प्रदेश है उन प्रदेशों के अंदर कौन से वन पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं, जहाँ मुख्यतः वर्षा क्या होती है? 100 से 200 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। और इन वनों में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है भाई? इन वनों में सबसे ज़्यादा क्या मिलता है? यहाँ पर सागवान मिलता है। वहाँ क्या मिलता है? महोगनी मिलता है उष्ण कटिबंधीय में, और आर्द्र पर्णपाती में क्या मिलता है? सागवान यहाँ की प्रमुख वनस्पति है। साथ में शीशम है, आम है, ठीक है, इस प्रकार के यहाँ वृक्ष पाए जाते हैं। और तीसरा हमारा क्या होता है भाई? उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती। तीसरा इसमें क्या आता है? नंबर 3 भी क्या आया? उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती। उष्ण कटिबंधीय तीनों प्रकार में उष्ण कटिबंधीय तो है, क्योंकि भारत की जलवायु क्या है? उष्ण कटिबंधीय ही जलवायु है भारत की। उष्ण कटिबंधीय मानसून प्रकार की जलवायु है। और साथ में क्या? शुष्क पर्णपाती वन इसके अंदर कहाँ पाए जाते हैं? नंबर 3 पे, नंबर 3 पार्ट हमारा क्या है? उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है। ये जो वन है 70 से लेके 100 सेंटीमीटर वाले वर्षा क्षेत्रों में पाई जाती है।
वनों को कौन प्रभावित करता है सबसे ज़्यादा? वर्षा प्रभावित करती है। जहाँ वर्षा की जितनी मात्रा होगी वहाँ पर वनों का प्रकार भी वैसा ही होगा। ठीक है, 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा वाले वनों में उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं जो सदाबहार होते हैं, और 100 से 200 के अंदर उष्ण आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तीसरा, उष्ण कटिबंधीय शुष्क प्रदेशों में क्या है, वर्षा कितनी हो गई है? 70 से 100 के बीच में हो गई है। ठीक है, तो ये कहाँ पाए जाते हैं भाई? उष्ण कटिबंधीय जो वन है हमारे सीमांतीय क्षेत्रों में ये वन पाए जाते हैं। और किसके रूप में? शुष्क की बात आ गई है, तो मतलब क्या है, यहाँ वर्षा कम है। शुष्कता कहाँ होती है? जहाँ वर्षा की कमी होती है। तो यहाँ पर कंटीली झाड़ियाँ पाई जाती है। कौन सी झाड़ियाँ हैं? कंटीली झाड़ियाँ पाई जाती है। कंटीली झाड़ियों के साथ साथ देखते हैं यहाँ पर छितरे हुए वृक्ष, जो बड़े वृक्ष है वो कहीं कहीं छितरे हुए वृक्ष पाए जाएंगे 70 से 100 सेंटीमीटर। अब भारत का कौन सा पार्ट है जहाँ 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा पाई जाती है? कौन सा है? पूर्वी घाट के ऊपर, जहाँ पर मानसून का प्रभाव सबसे कम होता है। यहाँ सिर्फ मानसून की बहुत कम मात्रा पहुँचती है, और सबसे ज़्यादा कौन सी मानसून है? उत्तर पूर्वी जो मानसून है वो यहाँ वर्षा करती है, वो भी सीमित समय के रूप में। लेकिन जो हमारी मानसून है, ग्रीष्मकालीन जो मानसून है, दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून है, वो इस क्षेत्र के अंदर वर्षा नहीं करती है। तो दक्षिणी भारत का प्रायद्वीप का पठार पूर्वी जो भाग है, तटों को छोड़ करके वहाँ पर कौन सी वनस्पति पाई जाएगी? मोस्टली कहाँ है ये? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के जो भाग है यहाँ पर, और पश्चिमी ये पूर्वी कर्नाटक और महाराष्ट्र का पूर्वी जो भाग है यहाँ पर ये वनस्पति पाई जाती है। यहाँ वर्षा क्या होती है? 70 से 100 सेंटीमीटर तक होती है। ठीक है, और यहाँ पर कौन सी वनस्पति पाई जाती है भाई? कंटीली झाड़ियाँ व कंटीले वन पाए जाते हैं। और इसके अंदर कौन कौन सा भाई? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, और मध्य प्रदेश का जो पार्ट है, ये वाला पार्ट नीचे का पार्ट है, छत्तीसगढ़ का पार्ट है, उड़ीसा है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, और कर्नाटक और महाराष्ट्र का ये जो पार्ट आ गया है, यहाँ पर कौन सी वनस्पति पाई जाएगी? उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती। ये सबसे ज़्यादा शुष्क मौसम में अपने पत्ते गिरा देते हैं। जैसे ही उत्तर पूर्वी मानसून आती है तो फिर ये दोबारा से हरे हो जाते हैं। ठीक है, और उससे आगे हमारे कौन सा आता है भाई? चौथा जो प्रकार है वो कौन सी है? वनस्पति पाई जाती है, पर्वतीय वनस्पति पाई जाती है भाई। अब नाम से ही लग रहा है पर्वतीय वनस्पति, वो कौन सी वनस्पति है भाई? पर्वतों पर पाई जाने वाली वनस्पति। ठीक है, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ हमें पता है कि ऊंचाई जब बढ़ती है तो क्या होता है? जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी तो तापमान में कमी आती जाएगी। तापमान में कमी आएगी तो क्या होगा? जो वनस्पति का प्रकार है वो भी क्या होता जाएगा? उसमें भी परिवर्तन होता जाएगा। ठीक है, तो पर्वतीय वनस्पति कहाँ पाई जाएगी? ये मुख्यतः 1500 मीटर की जो ऊंचाई की जो पहाड़ियाँ हैं, घाटियाँ हैं, और या जो पठारी प्रदेश है या तो पहाड़ी जो प्रदेश है, वहाँ पर कौन सी वनस्पति पाई जाती है? पर्वतीय वनस्पति पाई जाती है 1500 मीटर से ऊंचाई तक। इससे ऊपर जाएंगे तो इनमें और परिवर्तन आता जाएगा, अल्पाइन, टैगा, इस प्रकार की वनस्पति होती जाएगी। तो 1500 से जाते हैं तो कौन सी वनस्पति है? पर्वतीय वनस्पति है। 1500 से ऊपर जाएंगे 3000 तक तो अल्पाइन वनस्पति बन जाती है। तो भारत के कौन से भाग? पूर्वी पहाड़ी प्रदेश, ये पूर्वी हिमालय है, पूर्वोत्तर हिमालय से वो कहते हैं। तो पूर्वी हिमालय के अंदर जो पहाड़ी प्रदेश है और साथ में हिमाचल और उत्तराखंड का जो पार्ट है, यहाँ पर कौन सी वनस्पति पाई जाती है? पर्वतीय वनस्पति पाई जाती है। और साथ में ये जो भारत का पश्चिमी जो घाट है, इसका जो पश्चिमी ढाल है, पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल, वहाँ पर कौन सी वनस्पति है? पर्वतीय वनस्पति पाई जाती है। यहाँ वर्षा जो है भाई क्या होती है? लगभग 70 सेंटीमीटर ही वर्षा पाई जाती है। उन्हीं क्षेत्रों में ये वनस्पति उग पाती है। ठीक है, तो इन वनस्पतियों में क्या होता है भाई? कोणधारी और सदाहरित वन भी पाए जाते हैं। भारत की सबसे ज़्यादा अगर वनस्पति की बात करें तो किन प्रदेशों में पाई जाती है? पूर्वोत्तर भारत में पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर नमी जो है बरकरार, वर्षा कम होती है लेकिन नमी बरकरार रहती है। किसकी वजह से? ऊंचाई की वजह से। ऊंचाई बढ़ती जाएगी, तापमान कम होता जाएगा और नमी जो है क्या है? बरकरार रहेगी। तो यहाँ भारत के जो ये पूर्वोत्तर भारत की पूर्वी जो पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा पर्वतीय वनस्पति पाई जाती है। और इस वनस्पति में क्या होता है भाई? देवदार,
सप्रूस, सिलचर, चीड़ जो वनस्पतियाँ हैं वो पाई जाती है। ये क्या होती है? अत्यधिक मूल्यवान वनस्पति होती है। इनकी जो लकड़ी क्या होती है? नरम होती है। शुष्क प्रदेशों में जो वनस्पति होती है वहाँ लकड़ी कठोर होती है और कम उपयोगी होती है। कम उपजाऊ ज़मीन है वहाँ पर कम उपयोगी वनस्पति है। और जहाँ पर वनस्पति क्या है? आर्द्रता अधिक है, तापमान कम है, वर्षा की मात्रा ठीक है, मिट्टी का प्रकार अच्छा है, वहाँ पर वनस्पति कैसी है? उपयोगी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है जो मानव से ज़्यादा उपयोग में लाता है। ठीक है ना। तो इसमें उसके बाद नंबर 6 पे नंबर 5 पे क्या था हमारी? ये थी पर्वतीय वनस्पति थी। और नंबर 6 कौन सी हमारी भाई? कौन सी वनस्पति आती है? नंबर 5 पे। नंबर 4 पे कंटीली झाड़ियाँ वाला प्रदेश था ना। तीन तो उष्णकटिबंधीय हो गई है, चौथी कंटीली झाड़ियों की हो गई है, 5वीं पर्वतीय हो गई है, और 6ठी क्या आती है? जवारीय वनस्पति आती है। 6ठी क्या आती है? जवारीय वनस्पति। जिन प्रदेशों के अंदर नदी डेल्टा बनाती है, ठीक है, वहाँ पर दलदली मिट्टी पाई जाती है, नमी अधिक पाई जाती है, हमेशा दलदल बना रहता है, उन प्रदेशों में वनस्पति उगती है। उसको हम क्या कहते हैं? जवारीय वनस्पति, या इसको क्या कहते हैं? मैग्रोवन कहा जाता है। मैग्रोवन इन्हें कहा जाता है। यहाँ पर कौन सी मुख्यतः वनस्पति कौन सी पाई जाती है यहाँ पर? अब जवारीय जो गंगा है, गोदावरी है, ब्रह्मपुत्र है, महानदी है, इनके जो डेल्टा प्रदेश है यहाँ पर ये वनस्पति पाई जाती है। इनको मैग्रोवन कहा जाता है। तो इसके अंदर क्या है भाई? सुंदरी और केवड़ा, सुंदरी नाम का वृक्ष और साथ में केवड़ा, ये ही वृक्ष यहाँ पाए जाते हैं। ठीक है। अब भारत का दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा है। अब सुंदरवन डेल्टा, इसको सुंदरवन डेल्टा ही क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर सुंदरी जो वृक्ष है इसकी अधिकता पाई जाती है, इसी वजह से इसको क्या कहते हैं? सुंदरवन डेल्टा ये कहलाता है। और सुंदरी जो वृक्ष है ये क्या होता है? इसकी जड़ें पानी के अंदर लगातार बनी रहती है। ये पेड़ पानी के अंदर भी खड़ा रहता है, इसकी ये खासियत है। इसकी जो लकड़ी वो क्या होती है भाई? चिड़ी होती है, और लंबे समय तक पानी की जड़ें, इसको पानी के अंदर इसकी जड़ें गलती नहीं है। ठीक है। दूसरा, इससे थोड़ा ऊपर जाते हैं तो क्या होता है? यहाँ पर अत्यधिक बांस की खेती की जाती है। दलदली क्षेत्रों में साथ में एक वनस्पति जो मानव करता है वो क्या होता है? पटसन की जो कृषि है, ठीक है ना, वो पटसन भी काफ़ी बढ़ जाता है। तो यहाँ ये वनस्पति पाई जाती है। तो भारत के कितने भाग हो गए हैं? सबसे पहले हमने पढ़ा था उष्ण कटिबंधीय सदाबहार, उसके बाद उष्ण आर्द्र 100 से 200 सेंटीमीटर वाले, तीसरा उष्ण शुष्क पर्णपाती वन आ गए हैं 75 से 70 से 100 सेंटीमीटर। उसके बाद कंटीली झाड़ियों का प्रदेश आता है ना ये राजस्थान का शुष्क प्रदेश है। और कुछ पार्ट क्या है? तेलंगाना का जो भाग है, तेलंगाना के पठार के नीचे यहाँ पर शुष्क प्रदेश पाया जाता है, यहाँ पर कंटीली झाड़ियों का प्रदेश है। ये हमारा क्या है? चौथे नंबर का। उसके बाद पर्वतीय प्रदेश है जो कहाँ पाए जाते हैं? पूर्वोत्तर भारत के अंदर पाए जाते हैं, उत्तराखंड हिमाचल के अंदर पाई जाती है, जहाँ पर मानव बागवानी करता है, मनुष्य के द्वारा बागवानी की जाती है। यहाँ पर सेब है, अखरोट है इत्यादि खेती की जाती है, लीची है, ये खेती करते हैं। साथ में इन प्रदेशों में कौन सी खेती की जाती है भाई? चाय, कहवा, ठीक है, इस प्रकार की खेती की जाती है। और ये जो दक्षिणी भारत का जो पार्ट है, यहाँ पर नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, यहाँ पर कौन सी कृषि की जाती है? चाय, कहवा की खेती की जाती है। ठीक है। यहाँ पर पशुपालन का भी एक व्यवसाय है। यहाँ पर एक टोडा नाम की जनजाति पाई जाती है जो नीलगिरी की पहाड़ी है, नीलगिरी की पहाड़ी के निचले हिस्से में टोडा नाम की जनजाति पाई जाती है। और वो क्या करती है? दूध उत्पादन करने के लिए फेमस है। दूध उत्पादन में उनका काफ़ी अच्छा रोल रहता है। चावल सबसे ज़्यादा कौन सा? चावल सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल राज्य में होता है। चावल सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल राज्य में होता है। और पश्चिम बंगाल के अंदर रीज़न क्या है पश्चिम बंगाल का? क्योंकि यहाँ पर
पेट मृदा पाई जाती है, जो दुनिया की सबसे उपजाऊ मृदाओं में से एक है। ठीक है, यही कारण है कि सबसे ज़्यादा चावल कहाँ होता है, पश्चिम बंगाल में होता है। ठीक, और भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण क्या था? भाई भारत के अंदर वनस्पति सर्वेक्षण विभाग बनाया गया था। कब तैयार किया गया था? ये अंग्रेज़ों के समय में ही भारतीय, क्योंकि अंग्रेज जो थे सिर्फ खेती के लिए नहीं, लकड़ी का भी उनका व्यापार था। ठीक है, तो कब 13 फरवरी 1890 के अंदर भारत के अंदर क्या बना दिया गया था? भारतीय वनस्पति विभाग बना दिया गया था। ठीक है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग था ये 1890 के अंदर, और जॉर्ज जो किंग थे वो इसके संस्थापक थे, सर जॉर्ज किंग। सर जॉर्ज किंग इसके संस्थापक थे, और 13 फरवरी 1890 को इसको शुरू किया गया था भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण को। और इसका जो मुख्यालय कहाँ था भाई? कोलकाता में था। अब कोलकाता में इसका मुख्यालय क्यों था? क्योंकि सबसे पहले इस प्रदेश के अंदर कौन थे? डच थे। डचों के साथ कौन थे? पुर्तगाली थे। और इस प्रदेश में चेन्नई के जो तटीय प्रदेश थे यहाँ कौन थे? अंग्रेज़ थे। तो वो नीचे से ऊपर की तरफ गए थे। तो भारत का उस समय सबसे बड़ा मुख्य शहर कौन सा था? कोलकाता था। ठीक है, तो कोलकाता ही उस समय क्या होती थी? भारत की राजधानी होती थी। ठीक है, तो यहाँ पर मुख्यालय किस बना दिया गया? सर जॉर्ज किंग के द्वारा 13 फरवरी 1890 को। ये भारत का क्या था? वनस्पति सर्वेक्षण विभाग था। ठीक है, और 1954 के अंदर, देश आज़ाद होने के बाद 1954 में जैसे ही भारतीय लोगों के पास सत्ता आई, उन्होंने भारतीय प्राकृतिक वनस्पति को बचाने के लिए जो संकटग्रस्त थे, जो वृक्ष जिन पे संकट मंडरा रहा था कि वो विलुप्त होने वाली प्रजाति है, उनके संरक्षण के लिए बोर्ड बनाया था। तो कब तैयार किया गया था बोर्ड? वनस्पति विभाग 1954 के अंदर। इसको क्या कहते हैं भाई? BSI। ठीक है, बोर्ड क्या नाम था? BSI ये बोर्ड था भारत का। ठीक है, हाँ। और अब ये वन क्या है? वन हमने पढ़े थे, वन क्या है? अपने आप उगने वाली प्राकृतिक वनस्पतियों को क्या कहते हैं? हम वन कहते हैं। और मानव के द्वारा जब हस्तक्षेप किया जाता है इस वनों में तो इनका ह्रास होता है। तो मानव वहाँ दूसरे प्रकार के वन लगाता है तो उनको क्या कहते हैं? फिर बागवानी कहते हैं। हॉर्टिकल्चर में आ जाता है, फिर वो बागवानी हो जाती है, और उसको फिर उपवन की संज्ञा दी जाती है। उपवन, छोटा वन, किसके द्वारा? मानव के द्वारा जिसको बनाया गया है। ठीक है, अब ये रिपोर्ट की अगर बात करें तो 30 दिसंबर 2019 को एक रिपोर्ट पेश की गई थी। 30 दिसंबर 2019 को एक रिपोर्ट आई थी, भारतीय वन रिपोर्ट थी, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट थी। 30 दिसंबर 2019, तो उसमें ये देखा गया था कि भारत दुनिया के जो टॉप 10 प्राकृतिक वनस्पति को बचाने वाले जो देश है उनमें भारत टॉप 10 में था। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन है कि भारतीय जो प्राकृतिक वनस्पति रिपोर्ट है ये कब लागू की गई थी? 30 दिसंबर 2019 को लागू की गई थी। और इसमें क्या देखा गया था कि विश्व के अंदर कौन से देश अग्रणीय हैं प्राकृतिक वनस्पति को बचाने में। तो उनमें 10वें नंबर पर कौन पहुंच गया था? भारत पहुंच गया है। ठीक है, अब भारत का क्षेत्र वाइज अगर ये बात करें कि किन प्रदेशों के अंदर सबसे ज़्यादा वनस्पति पाई जाती है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन इस प्रकार बनते हैं, ये तो वनस्पति का ब्यौरा था कि कहाँ कौन सी वनस्पति पाई जाती है। अब ये कि सबसे ज़्यादा वनस्पति किन प्रदेशों में, सबसे ज़्यादा वन कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में, क्योंकि मध्य प्रदेश का एरिया क्या है? इनलार्ज है, तो यहाँ सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं। लेकिन प्रतिशत की अगर बात करें तो किन प्रदेशों में सबसे ज़्यादा प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है? तो ये जो पार्ट है पूर्वोत्तर भारत का जो भाग है, यहाँ पर क्या है? 75% से अधिक वनस्पति पाई जाती है। ठीक है,
भारत के मुख्यतः कितने हैं ये भाई, भारत के मुख्यतः 19 राज्य ऐसे हैं, केवल 19 राज्य केवल ऐसे हैं जिनके अंदर क्या है, केवल 33% ही वन है। भारत के 19 राज्य ऐसे हैं जिनके अंदर सिर्फ 33% ही वन पाए जाते हैं। पूरे भारत के अंदर वनों का वितरण एक समान नहीं है, कहीं वन ज़्यादा है तो कहीं वन कम पाए जाते हैं। 19 राज्य ऐसे हैं जिनके पास कितना है, सिर्फ 33% ही, 33% ही प्राकृतिक वनस्पति है या वन संपदा है। उसके बाद क्या आता है भाई, और 7 राज्य ऐसे हैं जिनके पास क्या है, 75% से अधिक वन है। ये 7 ही राज्य हैं, 7 राज्य ऐसे हैं जिनके पास क्या है, 75% से अधिक वन है। वो कौन से है, भारत के 7 सिस्टर प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम। ये 7 सिस्टर जो प्रदेश है, 7 बहनों का जो प्रदेश जिसे कहते हैं, पूर्वोत्तर भारत जो है, यहाँ पर क्या है, 75% से अधिक वन पाए जाते हैं। ठीक है, और त्रिपुरा, गोवा, सिक्किम। उसके बाद भारत के अंदर मैंग्रोव वनों की स्थिति क्या है, कितने प्रतिशत मैंग्रोव वन पाए जाते हैं भाई, लगभग 5000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर भारत में कौन से वन है, मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं, जो पूर्वोत्तर, जो पूर्वी तट है, पूर्वी जो हमारा भाग है भारत का, उसकी जो नदी डेल्टा है, नदियों का जो डेल्टा है, सिर्फ वहीं पर ये वन पाए जाएंगे जहाँ पर क्या है, दलदली मिट्टी पाई जाती है। जैसे ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी का डेल्टा है, महानदी का डेल्टा है, कृष्णा का डेल्टा है, कावेरी का डेल्टा है, ठीक है ना, गोदावरी का डेल्टा है। इन डेल्टाई भागों में ही कौन सी वनस्पति है, हमारी मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है भाई। तो ये हमारा था। अब जो वन है, संपदा है, ये किस प्रकार से पूरी दुनिया के लिए बेनिफिशियल है। अगर किसी देश की वनस्पति कम हो जाती है तो उस देश के लिए नुकसान नहीं है, उसी देश के लिए नुकसान नहीं है, क्योंकि वो किसको, जलवायु को प्रभावित करते हैं। अगर किसी प्रदेश की वनस्पति को नुकसान होता है तो पूरे दुनिया की जो वनस्पति है ना, उसको नुकसान होता है, पूरी दुनिया की जलवायु से प्रभावित होती है। 2019 के अंदर एक ऑस्ट्रेलिया का जो भाग था, 2019 में ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्या लगा था भाई, जंगलों में जो आग लगी थी, उसकी वजह से भारत की जलवायु प्रभावित हो गई थी। भारत के अंदर लगातार 3 से 4 महीने तक क्या बना रहा था, कोहरा बना रहा था। पूर्वी जो भाग थे, इन प्रदेशों के अंदर क्या हो गया था, कोहरा छा गया था, स्मोग जिसे कहते हैं, धुआं और जलवाष्प दोनों इसके अंदर मिक्स हो गए थे। तो यहाँ पर ये स्थिति बन जाती है और उसकी वजह से मानसून प्रभावित हुई, क्योंकि मानसूनी हवाओं में जो नमी होती है, जो ऊपर जाके संघनन बनता है, संघनन बनने से पहले क्या हो गया, उसमें धुआं मिक्स हो गया है। धुआं मिक्स होने से क्या है, उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। जब चीज़ों का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो फिर वो क्या हो जाती है, संघनित नहीं होती है, हवाएं आगे निकल जाती है। तो इस प्रकार से प्रभावित करती हैं। ये पूरी दुनिया के जो वन हैं, ये किसको प्रभावित करते हैं, जलवायु को प्रभावित करते हैं, ठीक है ना। तो मानव के द्वारा, अब भारत के द्वारा ये तो जो बोर्ड बनाए गए भारत के अंदर, इनके साथ साथ क्या किया गया है कि प्रत्येक, भारत में एक रूल लागू किया गया कि प्रत्येक देश, प्रत्येक राज्य के पास क्या होना चाहिए, 33% वन संपदा होनी चाहिए। लेकिन बहुत से राज्य ऐसे हैं जिनके पास प्राकृतिक वनस्पति या वन 33% आरक्षित नहीं है, जिनमें हरियाणा एक है। हरियाणा के पास कितने परसेंट वन है, केवल 3%। सबसे ज़्यादा यहाँ वनों को नुकसान है। अब पंजाब का जो भाग है, यहाँ भी वन कम है, लेकिन हरियाणा से अच्छे हैं। इधर राजस्थान की तो बात ही क्या करेंगे, शुष्क वन पाए जाते हैं, यहाँ तो वनस्पति हो ही नहीं सकती है, यहाँ वनस्पति है ही नहीं, तो इनके ऊपर दबाव ही नहीं है वनस्पति बनाने का। लेकिन जो वनस्पति यहाँ है उसको बरकरार रखना इनकी जिम्मेवारी है। यही था कि सुंदरलाल बहुगुणा ने यहाँ पर शुरू किया था, हिमाचल के अंदर, उत्तराखंड की हिमाचल जब एक था ये पार्ट, तो क्या था, यहाँ पर सुंदरलाल बहुगुणा ने एक मुहिम चलाई थी ना, वनों को जब काटा जा रहा था तो चिपको आंदोलन शुरू किया गया था। वही चिपको आंदोलन कहाँ चल के आया, राजस्थान में चल के आया। राजस्थान की लेडीज़ ने चिपको आंदोलन का भरपूर उठाया
और पेड़ों से लिपट गई थी वो, और लोगों ने उनको, जो उस टाइम समय जो ठेकेदार थे, उन्होंने क्या किया था भाई, लोगों को काट दिया था, पेड़ों के साथ में लोगों को काट दिया था। लेकिन ये इतना विशाल हो गया था कि फिर उन्होंने अपने हथियार डालने पड़े, और ये जो खेजड़ी जो वृक्ष था उस समय राजस्थान में खेजड़ी होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, जांडी कहते हैं, ठीक है। तो वो उसको बचाने के लिए, अब हमारे लिए तो जांडी कुछ नहीं है, लेकिन राजस्थान के लिए वो बरगद से कम नहीं है, क्योंकि राजस्थान में वृक्षों का पाना बहुत मुश्किल, रेयर है, काम है। अब ये जो एक नहर निकाली गई है यहाँ से, कौन सी नहर निकली हुई है, इंदिरा गांधी कैनाल निकला गया है, जिसको राजस्थान फीडर कहा जाता है। ये कब निकली थी भाई, 1969 के अंदर ये निकाली तो गई थी। 1900 शुरू तो काम तो शुरू किया गया 1964 के अंदर ही, लेकिन ये बन के तैयार हुई थी 1969 के अंदर। और जब ये शुरू की गई थी तो यहाँ राजस्थान के जो लोग थे, इन्होंने क्या कर दिया था, विद्रोह कर दिया था कि हमें नहर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर राजस्थान का जो एरिया क्या है भाई, रेतीला है, अगर ये टूट गया तो क्या है, आसपास का जो क्षेत्र है दलदली हो जाएगा और पानी पानी हो जाएगा। इससे क्या होगा, नुकसान हो जाएगा, यहाँ पे सारा गांव है, गांव के गांव डूब जाएंगे। तो इसलिए इनका विरोध भी किया था। लेकिन बाद में उनको धीरे धीरे समझाया गया कि ये जो चीज़ है आपके लिए बेनिफिशियल है। और आज ये जैसलमेर बाड़मेर तक इसका जल आता है। इसकी सब अगर पार्ट की बात करें, सब पार्ट की बात करें इसकी, तो ये शायद लगभग 65,000 किलोमीटर लंबी चलती है। इसकी जो रवज़ाई के रूप में, छोटे नालियों के रूप में बात करें, सारे टोटल जोड़ें तो 65,000 किलोमीटर लॉन्ग हो गई है ये। वैसे 628 किलोमीटर चलती है ये, ठीक है। राजस्थान फीडर की जो नहर, जो इंदिरा गांधी कैनाल इसको कहते हैं, ठीक है ना। तो प्राकृतिक वनस्पति बनाने के लिए भाई बहुत से प्रयास किए गए हैं, बहुत से प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो बाकी हम भारतीय वनस्पति का जो वर्गीकरण है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है।